हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लास में हमने थोड़े कम क्वेश्चन किए थे। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी आप सभी की, और आप लोग भी कमेंट जरूर करना सही आंसर का, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। देखिए, आपको पता है कि विषुवत वृत्त को बोलते हैं इक्वेटर। निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो विषुवत वृत्त है वो किस देश से, इन चारों में से किस देश से होकर गुजरती है। अब आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा डिटेल में पूरा कंटेंट तो आप तुरंत लगा लोगे। अदरवाइज इसको याद रखो कि जो विषुवत, और हाँ, ये जो नीचे के आंसर की आप लोग बात करते हो ना, ये आंसर पे ध्यान मत दो, क्योंकि ये तो स्टूडेंट ने आंसर लगाया है, ये रिस्पॉन्स की है ना, तो आप अपने हिसाब से लगाते हैं। जरूरी तो नहीं है कि आपका वाला सही हो, तो इसलिए नीचे वाले आंसर पे ध्यान नहीं देना है। तो किस देश से होकर गुजरती है, तो वो है ब्राजील। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो मैं तो यही बोलूंगी, जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है उसको शॉर्ट नोट्स वन लाइनर वाले अपने तैयार करते जाइए और उसको रिवीजन कीजिए। तो ब्राजील से जो है विषुवत वृत्त जो है, मतलब विषुवत वृत्त ब्राजील से होकर गुजरती है। चलो, अक्षांशों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। अब इंग्लिश वाला भी एक बार देख लीजिए। अब आपको दोनों दिख रहा होगा, ठीक है। अक्षांश लैटिट्यूड्स और एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसको बाद में मैं मैप से अच्छे से आपको समझाऊंगी। तो दो इसमें स्टेटमेंट दिया है, आपको करेक्ट वाला स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा हमारा इसमें सही है। तो पहला देखो, लिखा है कथन ए में कि विषुवत वृत्त वह अक्षांश रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। मतलब जो इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड विच डिवाइड्स, लैटिट्यूड्स जो कि ऐसे डिवाइड करता है ग्लोब को इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये बात तो सही है। दूसरा लिखा है कि किसी स्थान विशेष के स्थानीय समय के निर्धारण में अक्षांशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब लैटिट्यूड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ लोकल टाइम ऑफ प्लेस। जी नहीं, वो लोकल टाइम ऑफ प्लेस जो है ये डिसाइड नहीं करता है लैटिट्यूड या फिर अक्षांश, तो ये बात गलत है। हाँ, ये है कि ये दो इक्वल पार्ट्स में विभाजित जरूर करता है ग्लोब को। तो आपका कथन ए सही है। तो विषुवत वृत्त के बारे में ये जो लाइन सही है, आप इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। तो केवल एक होगा, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलो, अब ये देखो, ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। 108। चलो, आपको दोनों दिख रहा होगा, हिंदी इंग्लिश, और आंसर प्लीज बताते चलें। ये लिखा है कि यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे है तो उसी समय 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या स्थानीय समय होगा। देखिए, उसको कराने का तरीका है, इसके पहले की बहुत सारी चीजें आपको बतानी होती है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि मैप वाले क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कराऊंगी। फिर भी मैं बता देती हूँ, इसका होगा 8 बजे इज राइट। और हाँ, ये एकदम डिक्टो, ये जो लाइन है ना, ये ऐसा रिपीट किया है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि 120 डिग्री अगर पूछेगा आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड में तो वो कितना समय होगा, तो वो होगा 8 PM। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ऐसे क्वेश्चन की आप चिंता मत कीजिए, ये मैंने बोला ना, मैं आप सभी के लिए कंटेंट तैयार कर रही हूं, उन सभी में मैं पूरा डिटेल में कवर करूंगी। चलो, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, पहले आपको इतना पढ़ना है, उसके बाद से ये इसमें से सही मिलान वाला बताना है। ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो प्राकृतिक वनस्पति दिया गया है और उनके क्षेत्र दिया गया है। इसमें से आप बताइए, सदाबहार वन, पर्णपाती वन कौन से क्षेत्र में मतलब पाए जाते हैं, उष्ण में पाए जाते हैं कि शीतोष्ण में। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये ना हर बार पूछता है। तो इसका सही मिलान बताना है। इंग्लिश में भी देख लो, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताती हूं। देखिए, यहां पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। हाँ, सबसे पहले देखो, सदाबहार वन किस में आता है, तो आपको पता होगा सदाबहार वन जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी आता है और शीतोष्ण में भी आता है। अब ये आंसर देखो ना, कितना कंफ्यूजिंग वाला दिया है कि एक जगह एक का बस पहला दिया है, एक जगह दोनों ऑप्शन दे दिया है, फिर यहाँ पर पहला दिया, यहाँ पर दोनों ऑप्शन। तो आप एलिमिनेट करो, किससे एलिमिनेट करोगे, ए से। सदाबहार वन का हमारा उष्ण भी होगा, शीतोष्ण भी, मतलब पहला दूसरा दोनों होगा। तो एक ए का पहला दूसरा देखिए
इसमें नहीं है, काट दीजिए, इसमें भी नहीं है, काट दो। अब बचा आपका दूसरा तीसरा, तो ए का पहला दूसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब हम बी से एलिमिनेट करेंगे कि क्या बी का केवल दूसरा होगा कि बी का भी दोनों होगा। तो बी पर्णपाती वन का भी दोनों होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी, मतलब ये दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये, ठीक है ना। तो ए का पहला दूसरा एंड बी का भी पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब सुनो ध्यान से, देखो आपका जो सदाबहार वन होता है ये कहाँ पर, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी पाया जाता है और शीतोष्ण में भी पाया जाता है। एंड ये जो आपका डेसिडुअस है, पर्णपाती वन जिसे बोलते हैं, वो आपका उष्णकटिबंधीय में भी पाया जाता है एंड शीतोष्ण में भी। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, ठीक है। ये कंफ्यूजन के लिए दिया था, अदरवाइज आप जानते ही हैं। देखिए इसमें ना मिट्टी से संबंधित कथनों पर विचार करना है, मृदा से। कथन ए, कथन बी। कथन ए लिखा है कि अपक्षयित चट्टानी पदार्थ जनक चट्टान और अपमृदा के बीच अवस्थित होता है। किसी क्षेत्र की जलवायु दशा वहां की मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। इन दोनों में से कौन सा सही है, तो मैं आपको बता रही हूं केवल ऑप्शन 1 सही है, दूसरा नहीं। क्योंकि जो अपक्षयित चट्टानी पदार्थ हो चाहे जनक चट्टान, ये अपमृदा बीच के अवस्थित होता है, बट आप किसी क्षेत्र का जो जलवायु दशा है वो वहां के जो मिट्टी है उसकी मोटाई को निश्चित नहीं करेगा। सो इसमें कौन सा आपसे सही होगा, आपका सही होगा यहाँ पर है, देखो लिखो ए सही है लेकिन बी गलत है, क्योंकि बी हमारा गलत है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। इंग्लिश में भी एक बार दिखा देती हूँ, देख लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपका कौन सा राइट होगा 110 का, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ए हमारा सही है, बी गलत है। वेदर रॉक मटेरियल लाइज बिटवीन पेरेंट रॉक एंड सबसॉइल, बट ये वाला गलत है, बी वाला। चलो अब ये क्वेश्चन, ये नीचे वाले इस पे तो आप जाइए मत। हाँ, विश्व के मुख्य प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में निम्न में से कौन से मुख्य मानक है, मुख्य मानक आपको बताना है। तो देखो जो भी मुख्य प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं ना, उसमें आपका तापमान, वर्षण एवं वनस्पति, ये जो है ना मुख्य मानक होते हैं। अक्षांश, देशांतर, वायुमंडलीय दाब, पवने और ये नहीं होते हैं। तो उसका मुख्य मानक होता है वहां का टेम्परेचर, वर्षण एवं वनस्पति। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। इंग्लिश में भी देख लीजिए, आपसे पूछा था मेजर नेचुरल रीजंस ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट विल बी टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेजिटेशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। और ये आप एक ट्रिक बता रही हूँ, आप नेचर से देखो ना, नेचर से कनेक्ट करके देखिए कि नेचर में क्या क्या चीजें आएंगी। नेचर में हमारा टेम्परेचर होता है, वर्षा होता है, वनस्पति, बाकी आप देखो उतना ही आपका होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही होगा। चलो ये हमारा 112। चलिए देखिए, इसको पहले क्या करना है कि जो भी कथन दिए गए हैं उस पर विचार करो तथा वायुमंडल की परत को आप पहचानो। मतलब ये जो 2 स्टेटमेंट लिखा है, इसको पढ़ने के बाद से आपको वायुमंडल का बताना है कि कौन सा लेयर है। पहला देखो क्या लिखा है कि इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। ऐसे होता है ना, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है इसका तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल ही इसी में से एक परत है ना, उसका भाग है आयन मंडल। ट्रोपोस्फियर होता नहीं है, ट्रोपोस्फियर सबसे लोएस्ट वाला होता है। स्ट्रेटोस्फियर में समताप मंडल होता है, यहां पर होता है। मीजोस्फियर होगा नहीं। थर्मोस्फियर, क्योंकि अगर आप इस लाइन को पकड़ो ना, आयनोस्फियर, तो आयन मंडल आपका थर्मोस्फियर का ही एक भाग है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, इंग्लिश में इसको बाह्य मंडल बोलते हैं, बाह्य वायुमंडल, और सॉरी हिंदी में इसको बाह्य वायुमंडल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको थर्मोस्फियर बोलते हैं। इंग्लिश वाला भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये हो गया आपका, बस ये याद रखो आयन मंडल हमेशा आपके थर्मोस्फियर में होता है, बाह्य वायुमंडल में। चलिए अब ये कर लेते हैं। सॉरी थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद, उच्च दाब किससे संबंधित है। तो आपका जो उच्च दाब होता है ना, वो क्लियर एंड सनी स्काई से संबंधित होता है। क्लाउडी स्काईज एंड वेदर, हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म्स मतलब तूफान, इससे नहीं। आपका जो उच्च दाब होता है वो किससे होता है, स्पष्ट एवं स्वच्छ धूप भरे आकाश से। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। कुछ चीजें आपको कॉपी में नोट करनी होगी, जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 113 का हमारा 3rd। और हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगी, अगर आपने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस के केवल मतलब जितने भी हैं एसएसटी वाला पोर्शन पूरा आप 60 कर रहे हो ना, बस पीवाईक्यू से 100% लिखवा लो, आपके 50 से 55 तो केवल प्रीवियस पेपर से ही आ जाएंगे, बिना कोई बुक्स पढ़े। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से किन राज्यों का तट अरब सागर पे है? अब आपको इंडिया का मैप पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि बंगाल की खाड़ी किस साइड में है, अरब सागर किस साइड में है, कौन सा राज्य यहां पर है चारों, तो ये अगर आपको नहीं पता है ना तो फिर बहुत बड़ी गलती होगी। एक काम करो, डेली फोन में एक बार गूगल पे इंडिया का मैप सर्च करो और सारे राज्य देखो कौन सा कहां पर है। या फिर मेरे पास इसकी बहुत मजेदार ट्रिक है, चाहते होगे तो बताना, मैं वो भी बता दूंगी। तो अरब सागर, ये 4 देखो ऑप्शन है। मैं तो इसको जैसे जिसे पता होगा वो तो तुरंत इसी से एलिमिनेट कर देगा। किससे? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है ही नहीं, तमिलनाडु कर्नाटक भी नहीं है, ना ही केरल तमिलनाडु है। कर्नाटक एंड जो केरल है ना वही है अरब सागर पर, अरब सागर पे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, कर्नाटक और केरल। केरल इसमें था लेकिन तमिलनाडु की वजह से गलत हो गया, इसमें भी तमिलनाडु की वजह से ही गलत हो गया। अब तमिलनाडु से भी देखो ना 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दोगे, और ये तो हो ही नहीं सकता है, तो चौथा अपने आप निकल जाएगा सही आंसर, कर्नाटक एंड केरल। फिर से एजर्शन एंड रीजन, आज सुबह की स्ट्रेटेजी में ही मैं बता रही थी कि एजर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए आपको क्या करना है, पहले कथन को पढ़ना है, फिर देखना कि क्या ये रीजन सही है, दोनों इसकी व्याख्या करता है। अगर यस तो वो आपका सही हो जाएगा। बंजर भूमि की तुलना में वन भूमिगत जल को पुनः प्राप्ति करते हैं, तो बात सही लिखा है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, जी हाँ एकदम सही है, दोनों बात एकदम सही है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब इंग्लिश में भी एक बार देख लो, आपको पता ही है जो फॉरेस्ट रेप्लेंसिस होता है वो मोर अंडरग्राउंड वाटर एज कंपेयर टू बैरन लैंड, मतलब बैरन लैंड जो बंजर भूमि होता है उसके कंपेयर में इसमें भूमिगत जल को पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। और रीजन क्या लिखा है इसका कि फॉरेस्ट एंड द अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सर्फेस रन ऑफ, जी हाँ, चाहे फॉरेस्ट हो या फिर जो दूसरे वनस्पति होते हैं ना वो धरातली प्रवाह को क्या कर देते हैं, धीरा कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। तो ये इसके बारे में रीजन भी सही लिखा है, पहला वाला ये वाला सही है, ठीक है। ये वाला देखिए, देखिए इसमें ना ये यहाँ पे मतलब इतना पढ़ो ये पढ़ो फिर नीचे से सही ऑप्शन करना पड़ता है, तो एलिमिनेशन ही मेथड आपको लगाना होगा कि क्या क्या इसमें सही है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाली एक शिक्षिका, और ये पेडागोजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, अपनी कक्षा में जनसंख्या पिरामिड पढ़ाना चाहती है। जनसंख्या पिरामिड की बेहतर समझ बनाने हेतु निम्न में से कौन से उप संप्रत्तियों पर चर्चा करने की जरूरत है? इन चारों में से किस पे आपको जरूरत है? क्या आपको जनसंख्या घनत्व, आयु वर्ग, युवा आश्रित लोग एवं वृद्ध आश्रित लोग, जन्म दर? अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो यहां पर आप देखिए, आपने नोटिस किया होगा प्रारंभिक स्तर की बात हो रही है, वहां पर आप जनसंख्या घनत्व तो थोड़ी ना पढ़ा के आप बच्चों को इसके बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या पिरामिड के लिए बेहतर समझ बनाने के लिए आप आयु वर्ग बता सकते हो कि इतने इतने एज के लोग हैं, उसमें से कितने युवा आश्रित लोग हैं, कितने वृद्ध आश्रित हैं, कितना जन्म दर है, इसके बेस पे आप बता सकते हो। बट ए वाला नहीं होगा, जनसंख्या घनत्व का वो उतना नहीं समझ पाएंगे, और आपको उप संप्रत्यय पर चर्चा करना है। तो ए को छोड़ के बी सी डी कौन सा होगा? ये रहा दूसरा हमारा सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी वही चीज लिखी है, हिंदी इंग्लिश उतना डिफरेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी एंड डी, ये पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं। चलिए यहां पर देखो, इंटरक्रॉपिंग का मतलब समझते होंगे ना, फसल बदल बदल के जो हम उगाते हैं उसी को बोलते हैं। तो बीज की फसल उगाना एक महत्वपूर्ण कृषिगत मृदा गतिविधि मानी जाती है, क्योंकि यह मतलब जो इंटरक्रॉपिंग होती है वो इज एन इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल सॉइल प्रैक्टिस बिकॉज इट, इसमें से आप बताइए क्या आपका सही होगा। देखिए बीज की फसल उगाना इसलिए भी एक मतलब कृषिगत मृदा गतिविधि मानी जाती है क्योंकि ये क्या करता है ना, जो वर्षा दोहन है उसे सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन वॉश। क्योंकि आप देखो ना कई बार इतनी ज्यादा भारी वर्षा होती है कि पौधों को कितना नुकसान हो जाता है। कभी जो है अनवांटेड रेन्स होने लगते हैं, मतलब ठंडियों के मौसम में देखिए एक बार इतनी तेज से बारिश हुई थी कि काफी फसल नुकसान हो गए थे। तो ये जो है बीज की फसल उगाना एक महत्वपूर्ण कृषिगत मृदा गतिविधि मानी जाती है क्योंकि क्या करता है, ये वर्षा दोहन से सुरक्षित रखती है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रेन वॉश। यही सही होगा, बाकी ये नहीं होगा। ये वाला देखिए,
जैसे कि पहला लिखा है कि किसानों को साल भर कमाने का मौका देती है, किसानों की आय दुगुनी करती है, खेत की उत्पादकता बढ़ाती है। इससे इसका कोई सेंस ही नहीं है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। आंसर बताते जाओ और ये बताओ कि क्लास में आपको समझ में आ रहा है या नहीं। निम्न में से किस राज्य में एक विशिष्ट जाल चीना वाला मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? कहां पर, इन चारों में से बताओ कहां पर आप चीना वाला एक मछली है, मतलब मछली पकड़ने के, मछली नहीं है वो, मछली पकड़ने के लिए इनका एक टूल है चीना वाला जिसका नाम है, ये कहां पर यूज होता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बताइए, आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में और शेयर और लाइक तो कर दीजिए कम से कम। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल में ये एक विशिष्ट प्रकार की एक जाल है जिसको हम बोलते हैं चीना वाला। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सोचो। मतलब इस पे लोग उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ये एनसीईआरटी के बुक्स में हूबहू ऐसा लिखा हुआ है, तो आप कभी भूलना मत चीना वाला। और ना इसको याद रखने का ट्रिक है, यहां पर देखो लॉ लिखा है ना, रुक जाओ, यहां पर देखो लॉ, तो चीना वाला लॉ और केरल में भी लॉ आता है, तो आप इससे याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है। ओके, सो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा सा है, इसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, पहले कि आप क्वेश्चन पढ़िए कि निम्न में से कौन सी स्थिति एक प्रकार से सामाजिक पूर्वाग्रह को चुनौती देती प्रतीत होती। सामाजिक पूर्वाग्रह जो एक धारणाएं बनी आई हैं कि लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, लड़के बाहर कमाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इन चारों में से कौन सा है ना जो सामाजिक, मतलब इनकी ऐसी रूढ़िवादी सोच को चुनौती देता है, आपको लग रहा है कि ऐसा चुनौती देता हुआ प्रतीत हो रहा है, वही वाला आंसर आपको बताना है। ये तो बहुत आसान है, देखते हैं। पहला देखो लिखा है कि वह अशक्त लड़का जिसने अपने विद्यालय की चित्र प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है, वह अपनी व्हील चेयर पर अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आता है। क्या? क्योंकि आप देखो ना कि एक जो ऐसे बच्चे होते हैं जो व्हील चेयर पे जाते हैं, आते हैं, ऐसे लोगों को समाज, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको बोलते हैं कि आप इनको घर में रखो, ये बोझ है, ये काम नहीं करते। बट यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर आप देखो इसको चैलेंज, इसने उस प्रथा को चैलेंज किया है कि वो अपने विद्यालय की चित्र प्रतियोगिता में पुरस्कार भी जीत रहा है, और वो क्या कर रहा है अपने व्हील चेयर पर, मतलब उसके अंदर कितना दृढ़ संकल्प है कि अपनी व्हील चेयर पर ही पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उसी से मंच पर भी आ रहा है। तो ये चुनौती दे रहा है या नहीं? दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। किसी कक्षा में बच्चे अपना भोजन ऐसे सहपाठी के साथ साझा करने से बचते हैं क्योंकि वह कच्ची बस्ती में रहती। ये तो कोई चैलेंज नहीं दे रहा, ये तो बढ़ावा दे रहा है कि जो गरीब हैं बच्चे उनके साथ टिफिन नहीं शेयर करेंगे। एक प्राथमिक विद्यालयों में लड़के लड़कियों को केवल विद्यालय के भीतर खेले जाने वाले खेलों का प्रावधान, ये भी कोई चुनौती नहीं, ये तो नेगेटिव चीज लिखी है कि केवल तुम विद्यालय के भीतर ही खेलो। बच्चे अपने मित्र का मजाक उड़ाते हैं जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है क्योंकि उसका रंग सांवला है। यहां पर भी कोई चैलेंज नहीं दिया जा रहा है। चैलेंज ये होता है कि एक लड़की है जिसका लोग बहुत मजाक बनाते हैं, उसके बावजूद वो अपना काम कर रही है। अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो वो चैलेंज होता। तो आप समझ गए होंगे आप किस में चैलेंज लग रहा है, चुनौती वाली चीजें, तो वो है पहला। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है मैंने। चलो अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि किसी गांव में भूमि को नापने, लेखा जोखा रखने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीटेट के कम से कम 9 साल के पेपर में ये वाला क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही पूछा हुआ है। रट लो या कॉपी में लिख लो, ये 100% इस बार भी आएगा। बस इतना याद रखना, बस इतना याद रखो कि जो लोग भी गांव में भूमि को नापते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, उन्हें हम पटवारी कहते हैं। पटवारी का एग्जाम होता है ना, बस याद रखना, पटवारी ही कहते हैं। ग्राम पंचायत, जिलाधिकारी ये थोड़ी ना करेंगे। पटवारी लोगों का काम होता है नापना, लेखा जोखा करना। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में सही नहीं है? मतलब जो सार्वजनिक होती है स्वास्थ्य सेवाएं, तो उसकी गलत वाली पॉइंट्स बताना है। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस इज नॉट करेक्ट, तो गलत वाला बताना है, याद रखना, सही वाला नहीं, गलत वाला। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस के बारे में पहला लिखा है कि यह सरकार द्वारा चलाई, एक मिनट, हाँ, यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य केंद्रों की एक श्रृंखला है। जी हाँ, ये एकदम सही है
क्योंकि ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस है ये सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इसकी सेवाएं शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को प्रदान की जाती है। जी हाँ, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस है, चाहे हम गांव में रहें चाहे शहर में रहें, आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। जी हाँ, जो लोग भी कमाते हैं उनके पैसे का कुछ हिस्सा टैक्स में जाता है, वहीं से ये सरकार जो है, सरकार कोई अलग से नहीं, जो भी हम पैसे कमा रहे हैं या उनको दे रहे हैं उसी से ही वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। 4 लिखा है कि इलाज केवल उन्हीं स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए है जो असाध्य है, मतलब ट्रीटमेंट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट आर क्रिटिकल इन नेचर। ये बात एकदम गलत लिखी है। आप मुझे बताइए, इन चारों में से आपको तीनों तो एकदम सही लगा, बट इलाज केवल क्या उन्हीं लोगों का होगा, उन्हीं स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए है जो क्रिटिकल इन नेचर है, जो कि असाध्य हैं, कि जो एकदम से जिसका क्रिटिकल कंडीशन, ऐसा तो नहीं है। अब किसी को नॉर्मल भी छोटी मोटी भी डिसीज है, रोग है, वो भी जाकर अपना करा सकते हैं। आपको पता है ये केवल वर्ड ने ही इस आंसर को गलत बना दिया, क्योंकि ओनली जो होता है वो नेगेटिव वर्ड्स होता है, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ये एलिमिनेट भी कर सकते थे आप केवल वर्ड से। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ये हमारा सही आंसर है। चलो अब ये मिलान वाला फिर से आ गया है, मतलब सीक्वेंस वाला। देखिए इसमें क्या लिखा है कि वह सही क्रम पहचानो जिसमें बाजार कार्य करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच मार्केट फंक्शंस, जो मार्केट फंक्शन का क्रम कैसे होता है, कैसे मार्केट जो है उसमें काम होता है, कैसे चलता है, उसका सही क्रम आपको बताना है। मैं आपको हमेशा एक चीज बताती हूँ, देखिए सबसे पहले तो प्रोड्यूसर होगा, क्योंकि आप प्रोड्यूस करते हो, मतलब कोई प्रोड्यूसर है जिसे हम उत्पादक बोलते हैं, तभी तो आपका मार्केट चलेगा ना। बिना प्रोड्यूसर क्या सारी चीजें होंगी? जी नहीं। तो प्रोड्यूसर जहां जहां पहले नहीं है उसको काट दो। तो देखो तीसरे में भी नहीं है, चौथे में नहीं भी, काट देते हैं। 2 ऑप्शन बचा। अब प्रोड्यूसर के बाद से आप क्या करते हैं, आप जो है व्यापारी, मान लो जो भी चीजें हैं आपके पास उसको बेचने के लिए व्यापारी भी तो चाहिए। ये जो मार्केट में लोग चीजें बनाते हैं उसको अलग अलग जो ट्रेडर हैं उनको देते हैं, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। तो कंज्यूमर तो लास्ट में आएगा, वो कंज्यूमर तो हम लोग है ना, उपभोक्ता, जहां पर उसके बाद से हमारे पास सामान आता है। बट उसके पहले उनको व्यापारी भी तो चाहिए, जो ये व्यापारी मार्केट करते हैं, दुकान चलाते हैं, वही तो आपको आगे सामान देंगे। तो ये इस वजह से ये तो ऑलरेडी गलत था, बट प्रोड्यूसर सही था, बट यहाँ पर ट्रेडर है, यहाँ पर कंज्यूमर है, इस वजह से दूसरा वाला गलत होता है। क्योंकि हमेशा पहले उत्पादक होगा कोई भी चीज का, उसके बाद से व्यापारी, देन उपभोक्ता, इसी से बाजार कार्य करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और हाँ अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 123। आंसर आप लिखते जाइएगा। देखिए लिखा है, जो बुनकर है, जो वेवर होते हैं, बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही विकल्प का चयन करो। 2 कथन दिया है, अब इनको आपको पढ़ना है। सबसे पहले देखो लिखा है कि बुनकर सहकारी संस्था अधिक आय अर्जित करने के लिए बुनकरों की व्यापारियों पर निर्भरता बढ़ा देते हैं। जी नहीं, वो निर्भरता नहीं बढ़ाते हैं, ये गलत लिखा है। दूसरा है कि एक सहकारी संस्था में बुनकर जिनका हित समान होता है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। जी हाँ, का दूसरा कथन हमारा एकदम सही है, पहला नहीं, केवल दूसरा ही सही है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, दूसरा वाला हमारा ये सही हो जाता है। इंग्लिश में भी मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी। हाँ देखिए, इसमें हमारा कल दूसरा सही है, क्योंकि इसने ये लिखा था कि वेवर्स कोऑपरेटिव इंक्रीजेस द डिपेंडेंस ऑफ द वेवर्स ऑन द मर्चेंट, मतलब ज्यादा कमाने के लिए वो वेवर्स के ऊपर डिपेंड्स हो जाते हैं। वेवर्स कोऑपरेटिव इंक्रीजेस, ठीक है, वो डिपेंड नहीं होते हैं। ये आश्रित वर्ड की वजह से गलत हो गया है। बाकी ना कोऑपरेटिव वेवर्स विद कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड वर्क फॉर द, ये हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब मेरा भी फायदा हो तुम्हारा भी फायदा हो, इस पे बेस पे काम करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये बुनकरों की अर्जित आय करने के लिए बुनकरों की व्यापारियों पर निर्भरता नहीं बढ़ाते हैं। तो दूसरा हमारा सही है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो। देखिए इसमें क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारत में लोकतंत्र के अपॉलिटी आ गया, क्योंकि एसएसटी में तो सब कुछ है ना, लोकतंत्र के बारे में, मतलब डेमोक्रेसी के बारे में सही नहीं है, गलत वाला बताना है। ठीक है, देखते हैं। भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है। जी हाँ, डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव है, सभी को बोलने की आजादी है, ये आप सभी जानते हैं। ब्रिटिश राज के काल में कुछ भारतीयों को मताधिकार प्राप्त था, तो ये क्या सही है? जी हाँ, जो ब्रिटिश राज था ना उस समय भी भारत के कुछ लोगों को मताधिकार प्राप्त था, मतलब वोट डालने का हक।
ठीक है, ये बात भी सही है। और प्रथम आम चुनाव में भारत ने सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया था। जी हाँ, जो सबसे पहला आम चुनाव हुआ था उसमें भारत ने क्या किया था, इंडिया अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो पहले वाले में किया था, सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया था। चौथा लिखा है कि सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता है। जी नहीं, आप बताओ ना, सरकार कोई काम करता है, क्या आपका उसमें इंटरफेरेंस है? डायरेक्ट तो कुछ नहीं होता ना, हम लोगों तो चुनते हैं लोगों को, फिर उसके बाद से जो लोग वहां पे सेलेक्ट हो जाते हैं वो लेते हैं निर्णय, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। हम बस ये है कि जो चुनाव होते हैं हम जाते हैं अपने मनपसंद वाले को वोट दे देते हैं। तो ये चीज लिखा ना, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट डिसीजन। जी, इसमें हमारा कोई भी डायरेक्ट हस्तक्षेप भी नहीं है, कोई सहभागिता नहीं होती है। आप खुद एग्जाम्पल देख लीजिए, जो भी गवर्नमेंट आती है उसमें से आपसे कितना पूछा जाता है कि चलो हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप अग्री हैं? कुछ नहीं पूछते हैं। तो ये आपका चौथा एकदम सही हो जाता है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, देखो इसको ध्यान से पढ़ना, पेडागोजी का क्वेश्चन है। इसमें देखिए लिखा है कि विद्यालय में लड़के और लड़कियों को कुछ विषयों में चुनाव करना पड़ता है, इसलिए नहीं कि उनका विषयों के प्रति रुझान है, बल्कि इसलिए कि वे विशिष्ट जेंडर के हैं। अब ये तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं, ये तो स्टीरियोटाइप एक सोच हो गई, रूढ़िवादी सोच हो गई। इतना आसान है। मान लो लड़के लड़कियां, आप किसी स्कूल में टीचर हैं, वहां पे लड़के लड़कियों को कुछ विषय में चुनाव करना पड़ रहा है, इसलिए नहीं कि उनका उसमें रुझान है, बल्कि इसलिए कि वे एक विशिष्ट, जैसे कि लड़का है तो मैथ्स लेगा, लड़की है तो बायो लेगी। क्यों भाई, लड़कियां भी तो मैथ्स ले सकती हैं, लड़के भी तो बायो ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक रूढ़िवादी सोच है जो कि काफी पुरानी है, मतलब कुछ ऐसा होता नहीं, लेकिन लोग बहुत स्टीरियोटाइप है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। यहां पर आपको कुछ फिल करना है, बट पहले पढ़ते हैं। का अर्थ यह है कि नागरिकों पर जैसा वे सोचते हैं, कैसे वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उनके विचार और जैसे वे अपने विचारों को कार्यों में बदलना चाहते हैं, पर कोई भी अव्यवहारिक प्रतिबंध नहीं है। ये क्या है? सिंपल से यही पूछा है। तो ये एक स्वतंत्रता है, एक लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आपने कई बार यूज किया होगा कि कोई लिबर्टी नहीं है या लिबर्टी होनी चाहिए। लिबर्टी का सिंपल सा ये मतलब होता है कि जो भी सिटीजन है, जो हम लोग नागरिक हैं, हम जैसा भी सोच रहे हैं, जैसे हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं, चाहे उनके विचार हों या फिर अपने विचारों को कार्य में बदलना चाहते हैं, कोई भी अव्यवहारिक प्रतिबंध नहीं है। द वे दे विश टू फॉलो देयर थॉट इन एक्शन। तो इसको बोलते हैं लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये है मिलाने वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये देखिए, हम लोगों ने अभी से 20 से अधिक क्वेश्चंस कर लिए हैं। देखिए यहां पर देखो, ये भारतीय संविधान के कुछ मार्गदर्शक मूल्य हैं यहां पर, और बी है ये यहां पर। इसके साथ आपको मिलान करना है। जैसे कि इंग्लिश वाला भी एक बार इंग्लिश में आप लोग देख लो, जैसे कि हमारा सॉवर्निटी हम जिसे बोलते हैं, रिपब्लिक हो गया, फ्रेटर्निटी, सेकुलर, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी वही आपको सिंपल सा 1-2 भी पता है, एलिमिनेट करो, तुरंत आंसर बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप क्या करो ना, आप इससे एलिमिनेट करिए। ए से सॉवरेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस। जी हां, हिंदी भी देख लो। जो संप्रभु होता है, इसका मतलब क्या होता है कि लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। तो मान लीजिए आपके पास अधिकार होना चाहिए कि आपको किसको पीएम बनाना है, किसको सीएम बनाना है। आप ही तो वोट देते हैं ना, हमारे ही तो वोट से वो लोग बनते हैं। तो हमारे पास अधिकार, हम लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। तो ए का हमारा हो जाएगा दूसरा। जहां जहां ए का दूसरा नहीं है काट दो। यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, केवल दूसरे में यहां पर है बस। अब एक एक मतलब सुनो। ए का दूसरा देखा आपने, तुरंत आंसर आ गया। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हो। गणतंत्र का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। बी का हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक है। सी का क्या होगा? तो फ्रेटर्निटी का होता है कि पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी, सॉरी लिबर्टी बोल दिए मैंने। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि लोगों को एक दूसरे के साथ, भाई बहन के साथ रहना चाहिए। और सेकुलर का मतलब होता है पहला कि गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन। सेकुलर का मतलब यही होता है ना कि आप किसी भी एक धर्म को ज्यादा जो है प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, ज्यादा उसको, आपके लिए सभी न्यूट्रल है, मतलब सभी एक समान है, उसी को तो बोलते हैं सेकुलर। तो हो गया आपका तीसरा। आसान है ये। चलो हिंदी में भी एक बार बता देती हूँ।
हमारा ये वाला थर्ड वाला आंसर राइट है। संप्रभु का मतलब होता है कि लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। बी का मतलब होता है गणतंत्र, और इसका राइट आंसर होगा तीसरा कि राज्य का मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति है, मतलब वो इलेक्टेड पर्सन है, चुना हुआ है। उसके बाद से आ गया बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। इसका मतलब होता है कि लोगों को, मतलब हम सभी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम सेक्युलर बोलते हैं, कि सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, चाहे आप हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का आपको पक्ष नहीं लेना है। ठीक है, तो हो गया ना तीसरा। ये देखते हैं फिर से, इसमें ये देखो, इतना आपको बताना है। इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है। सही विकल्प का चुनाव करें। पहला लिखा है कि ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटना जो कानून की दृष्टि में अपराध है। जी हाँ, एकदम सही है। अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर करना। यस, जांच के बाद आपको मुकदमा दायर करना। जी हाँ, एकदम सही है। यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है या उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। जी हाँ, इसी को तो बोलते हैं फौजदारी कानून। न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाता है। जी नहीं, ये केवल वर्ड नेगेटिव है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसी से एलिमिनेट कर सकते थे आप कि डी तो हो ही नहीं सकता। ये थोड़ी ना कि जिसके साथ गलत हुआ केवल वही याचिका दायर करेगा, दोनों पक्ष करते हैं और आप जानते भी हैं। तो डी को छोड़ के ए बी सी इज राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। बहुत आसान था, केवल वाले वर्ड तो कभी सही हो ही नहीं सकते हैं, तो पहला सही हो जाता है। चलो, लिखा हुआ है इस पे आपको जाना ही नहीं है, ये तो रिस्पॉन्स की वाले आंसर अपना लगा देते हैं। क्या लिखा है कि भेदभाव के विरुद्ध लड़ने और सामाजिक न्याय मांगने हेतु महिलाओं के आंदोलन में विभिन्न रणनीतियां प्रयुक्त की गई हैं। निम्न में से क्या एक रणनीति नहीं है? गलत वाला बताना है। तो अभिव्यान है, एकजुटता भी है, विरोध करना भी है, बट ये बहिष्कृत करना कोई भी रणनीति प्रयुक्त नहीं की गई थी। ठीक है, सो हमारा दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। यहां पर भी एक बार देख लो। डिफरेंट स्ट्रेटेजी आर यूज इन अ वुमेन्स मूवमेंट टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक सोशल जस्टिस विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी। आपका कंपेन है, सॉलिडेटरी है, प्रोटेस्ट है, बट ये बहिष्कृत कर दो, मतलब ऑस्ट्रेजिसेशन ये नहीं है। ठीक है ना, सो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। देखिए, हम 24 क्वेश्चन कर लिए, बट काफी लंबे चौड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस में। ये देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख बच्चे विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। इनमें से बहुत सारे खतरनाक व्यवसाय भी हैं। उपरोक्त कथन से निम्न में से कौन सी परिस्थितियां अंतर्निहित हैं? इन चारों में से आपको बताना है। पहला लिखा है कि भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। कानून द्वारा कुछ बच्चों को व्यवसायों, जिनमें कुछ खतरनाक व्यवसाय भी शामिल हैं, में काम करने की अनुमति है। तीसरा लिखा है कानून बना देना ही काफी नहीं होता, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। जी हाँ, यही है एकदम सही। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन लाए हैं सब छाट के लाई हूं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी 2011 का सेंसस है, 4 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं, जो कि इंडियन एज बिटवीन, जो 5 से 14 साल के बच्चे हैं और अलग अलग काम करते हैं, जो कि खतरनाक भी होते हैं। तो वही आपको बताना था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इंप्लाई करता है। इंडिया हैज नो लॉ टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट, फ्यू चिल्ड्रन आर अलाउड टू वर्क इन ऑक्यूपेशन। खतरनाक चीजों में भी बच्चों को डाला जाता है। ये इसका कोई ये नहीं सही है। करेक्ट ऑप्शन यही है कि मियरली बस लॉ बना देना, कानून बना देना सही नहीं है। उसको इम्प्लाई, मतलब उसको अप्लाई, इम्प्लीमेंटेशन, अप्लाई उसका होना ज्यादा जरूरी है। तो हमारा कौन सा होगा? तीसरा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आधा घंटा से ऊपर हो गई और हमने 20 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस भी कर लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। आज हम 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। प्लीज 1000 लाइक्स जरूर कीजिए ताकि इसकी नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द मैं आप सभी के साथ लेकर आऊं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।